सो स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स क्लास 12 टर्म 1 का सेट 4 का डिटेल सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हमारा कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप वो सारे पॉइंट्स आप पढ़ लो, आपको हर पेपर में कॉमन इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर बी रिलेशन इन द सेट एन। ठीक है, एन मतलब नेचुरल नंबर गिवन बाय आर ए बी सच दैट ए। ठीक है, एक रिलेशन में गिवन है आर, रिलेशन एक आर गिवन है हमें किसमें, नेचुरल नंबर में, सच दैट कि जो ए बी एलिमेंट है, जो ए और बी में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू, ए इक्वल टू बी माइनस टू वेयर बी इज ग्रेटर देन सिक्स, और बी को सिक्स से भी बड़ा होना है। तो पूछा बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है, अगर देखो हमें रिलेशन क्या गिवन है, ए इक्वल टू बी माइनस टू, यहाँ पे कह सकते हैं कि बी माइनस ए इज इक्वल टू टू होगा। यानी बी और ए का डिफरेंस क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, बी की वैल्यू भी सिक्स से बड़ी है। ठीक है, सिक्स से बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा क्योंकि बी के लिए यहाँ फोर है, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी और डी हो सकता है। ठीक है, और बी सी और डी में कुछ भी हो सकता है क्योंकि बी सी डी में बी की वैल्यू 8 7, ठीक है, क्या है, सिक्स से बड़ा है। अब क्या कह रहा है कि बी माइनस ए का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। अब देखो किसमें करेक्ट ऑप्शन दिखेगा, वो हमें दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा है, बी की वैल्यू ए है और ए की वैल्यू सिक्स है, तो इसकी कितनी आ रही है, टू के इक्वल आ रही है, इक्वल आ गया। यानी हमारा जो करेक्ट लेसन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है लेट आर बी रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 इज गिवन बाय। ठीक है, नया एक रिलेशन गिवन है। अब देखो यहाँ पर रिलेशन हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, रिलेशन जो गिवन है 1 2 3 4 में, वो कहता है 1 2 है, ठीक, 2 2, उसके अलावा 1 1, 4 4, फिर 1 3, उसके अलावा 3 3 एंड 3 2। ठीक, अब क्वेश्चन बताओ ये किस टाइप का रिलेशन होगा। ठीक, सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आना चाहिए कि ए बी एलिमेंट होना चाहिए उस सेट का। जैसे यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, यहाँ हमें मिलना चाहिए 1 1 मिलना चाहिए, ठीक है, 2 2 भी मिलना चाहिए, और 3 3 मिलना चाहिए, और 4 4 भी मिलना चाहिए। अगर ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो हम कहेंगे कि रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब देखते हैं। तो देखो 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, और 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब सेकंड पॉइंट चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे कि हमें सारे एलिमेंट, अगर ए बी का एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी में रिलेशन है, तो बी और ए में भी ऐसा रिलेशन मिलना चाहिए, इस टाइप का डाटा में मिलना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर ऑप्शन में देखो 1 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, ठीक, ठीक है, 1 2 तो हमें मिला। क्या 2 और 1 भी है इस सेट में, देखो यहाँ जो रिलेशन गिवन है, क्या 1 2 तो मिल गया पहला। क्या इसका 2 1 कहीं पर है, 2 1 नहीं है। 2 1 नहीं हुआ तो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब थर्ड पॉइंट चेक करते हैं कैसा, ट्रांजिटिव। फिर से करें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ड को आपस में हिंदी में ट्रांसलेट कर ले। जैसे रिफ्लेक्सिव होता है हमारा, तो तुल्य कहते हैं, सिमेट्रिक को हम सममित कहते हैं, और ट्रांजिटिव को हम संक्रामक कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ऐसा कब होगा, जब अगर मान लो ए बी का एलिमेंट है, ए और बी में स्टेप रिलेशन है, सिमिलरली डी और सी में स्टेप रिलेशन है, तो यहाँ से इंप्लाई निकलना चाहिए कि ए और सी में भी इस टाइप का रिलेशन होना चाहिए। चेक करते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं 1 2, ठीक है, यहाँ चेक करते हैं ऊपर 1 2 है, ठीक, 1 2 मिल गया हमें, ठीक, 1 2 मिला, 1 2 का फिर हमें क्या मिल रहा है, 2 2, ठीक है, 1 2 का क्या मिला, फिर से मिला 2 2। क्या 1 2 फिर से एलिमेंट में मिल रहा है, इसका इम्प्लाइज क्या 1 2 इस रिलेशन में है। हाँ, तो ऑप्शन ये जो पहला लिखा है 1 2, ये तो है। अब आप चेक कर लो किसी का चाहे तो, आप चेक करते मालूम 1 3 चेक कर लेते एक बार, ठीक, 1 3 है, 3 3 भी है, दिस इम्प्लाइज कि हमें 1 का 3 मिलना चाहिए। ठीक है, इस लेसन में ये भी मिल रहा है हमें 1 का 3, यहाँ पर मिल गया। अब थर्ड पॉइंट और क्या चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं 3 2 को, ठीक है, या फिर हम चेक कर लेते हैं एक बार 3 3 से, ठीक है, 3 3 है,
3 2 भी है। दिस इम्प्लाई कि हमें 3 का 2 भी मिलना चाहिए, यानी 3 का 2 भी मिलना चाहिए। ये भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, यानी रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव होगा, दैट मीन्स संक्रामक भी होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन कौन सा रिलेशन आ गया, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी देख लो, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है इफ इज ए रिलेशन, ठीक है। इफ एक रिलेशन, एक फंक्शन डिफाइंड है, किसमें, आर टू आर। आर टू आर का मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है, याद रखना। आर मतलब हो गया हमारा रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है, ठीक है, यानी जो रिलेशन है वो वास्तविक संख्याओं के बीच में है। कह रहा है सच दैट की एफ एक्स है, जो फंक्शन है, जो फलन है, वो क्या दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 4, ठीक। कह रहा है बताओ ये फंक्शन क्या था, वन वन है, ऑन टू है, क्या है। पहले चेक करते हैं वन वन फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। वन वन फंक्शन चेक करने, दैट मीन्स की एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू के इक्वल होना चाहिए, ठीक। एफ एक्स वन मतलब एक्स वन टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 होना चाहिए। अगर ये चीज है तो अगर दोनों साइड अगर आप फोर्थ रूट लोगे, ठीक है, तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस एक्स टू। यहाँ से इंप्लाई कर सकते हैं कि एक्स वन की वैल्यू एक्स टू के भी इक्वल हो सकती है एंड एक्स वन की वैल्यू माइनस एक्स टू के भी इक्वल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स टू का स्क्वायर करोगे का पावर 4 करोगे, ठीक है। दो साइड अगर 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 आप इन दोनों में अगर स्क्वायर करोगे तो आपको ये भी मिलेगा, एक्स वन टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। लेकिन ये क्या है, ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमें एक ही मिलना चाहिए था, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए था। यहाँ पर एक्स वन की दो वैल्यू आ रही है, एक्स टू भी आ रहा है और माइनस एक्स टू भी आ रहा है, इसलिए ये वन वन फंक्शन तो नहीं है, मतलब एक फलन तो है नहीं। अब चेक करते हैं थोड़ा सा ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू चेक करने का तरीका क्या है, देखो ऑन टू चेक करने का तरीका क्या है कि एफ एक्स को मान लो हम वाई मानते हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज हम सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर 1/4, वाई टू द पावर 1 को लिख सकते हैं वाई टू द पावर 1/2 इंटू 1/2, ठीक, पावर 1/2 को लिखते हैं अंडर रूट ऑफ वाई का पावर हाफ, ठीक। ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू, ठीक। अब अगर यहाँ से हम चेक करें कि एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई टू द पावर हाफ, अब कह रहा है बताओ एक्स और क्या है, एक्स और वाई दोनों हमारे रियल नंबर होने चाहिए, क्योंकि फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है, इन दोनों रियल नंबर होने चाहिए, एक्स भी रियल नंबर और वाई भी रियल नंबर। लेकिन मान लो अगर इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू लेते हैं -2, -2 क्या है, रियल नंबर है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -2 टू द पावर हाफ। अब यहाँ पर जो टर्म है हमारा इस ब्रैकेट के अंदर, यानी अंडर रूट ऑफ -2, ये कैसा नंबर है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू कैसा नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। लेकिन फंक्शन हमें हमें कैसे डिफाइन करना था, रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि आ क्या रहा है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, यानी ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ इज नाइदर वन वन नॉट ऑन टू, ना ये एकाकिक है और ना ये आच्छादक फलन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, कह रहा है लेट फंक्शन एफ आर टू आर, ना फिर से कह रहा है कि एक फंक्शन है, फलन है, जो किस पे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है फिर से रियल नंबर से रियल नंबर पर, सच दैट फंक्शन की वैल्यू कैसी है, एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अब पूछा बताओ ये कैसा फंक्शन है, वन वन है, ऑन टू है, कैसा है। तो फिर से चेक करते हैं पहले वन वन, ठीक है, कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं। अगर वन वन है तो एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू के इक्वल होना चाहिए, ठीक, यानी 3x1 की वैल्यू 3x2 के इक्वल होना चाहिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 के लिए किसके इक्वल आ गए, x1 की वैल्यू x2 की इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल है तो ये वन वन फंक्शन तो हो गया। सेकंड चेक करते हैं कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन चेक करता है तो एफ एक्स को हम मान लेते हैं, मान लो y, तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 3x, सच दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/y, y/3 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई, ठीक। यानी अब यहाँ से अगर निकालोगे
एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या था, 3x था, और x की कितनी है, x की वैल्यू है y/3, ठीक है, 3 कैंसिल, और x कितना है, x हो गया हमारा y/3, ठीक। अब देखो वो y कैसा नंबर था हमारा, y हमारा रियल नंबर है, क्योंकि फंक्शन डिपेंड किस पे था, रियल नंबर। अब चाहो तो y की कोई वैल्यू लो, ठीक है, नंबर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। जैसे अगर y के लिए अगर 1 लोगे तो f 1/3 के लिए कितने आ गए, 1। अब ये नीचे जो 1/3 है ये भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है। ऐसा कुछ भी चूज करोगे दोनों क्या आएगा, हमेशा रियल नंबर आएगा, यानी फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए, कि फंक्शन क्या था, एकेटिक और आच्छादक दोनों है। आते क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अब फिर से कह रहा है लेट, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइंड है, एक फलन डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ, रियल नंबर से रियल नंबर, दोनों x की वैल्यू भी रियल नंबर है और f की वैल्यू भी रियल नंबर है, सच दैट f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। हमसे पूछा बता f ऑफ f, ठीक है, यानी फंक्शन f किस पे ऑपरेट कर रहा है, खुद अपने आप पे ऑपरेट कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, इसलिए कहेंगे f, अच्छा f(x) के लिए कितनी है, f(x) की जाएगी हमारी 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, ठीक। अब फिर से एफ एक्स क्या थी, 3 माइनस एक्स क्यूब, तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, यानी यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, इसका क्यूब करना है क्योंकि एक्स का क्या है, क्यूब है, और इसके होल पावर क्या करेंगे 1/3, यहाँ से 3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म क्या बचेगा, बच जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, ठीक है, 3 कैंसिल, और एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 कितना हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, हम एफ ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया हमारा एक्स के इक्वल, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, तो पूछे बताओ एफ ऑफ जीरो, जब एक्स के लिए जीरो हुई तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, बस जीरो का स्क्वायर कर लो, एक्स के लिए जस्ट जीरो पुट कर लिया, कितना आ गया, तो ऐड करोगे तो एफ ऑफ जीरो के लिए कितने आ गए 7, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आते क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 के लिए कितनी होगी, कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू पूछा है हमसे, तो ये तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम हो गया आपका, ठीक है। 1/√2 किसके लिए होती है, ये होता है हमारा cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हमें डिफाइन करना है, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा उस इनवर्स फंक्शन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में ही लाई करेगा, या उसके डोमेन में ही रेंज करेगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू हो जाएगा सिंपल π/4, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ cos sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2, ठीक। अब देखो हमने चीज पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि बताओ अगर ये नंबर सेम हो, ठीक है, और वैल्यू 1 से छोटी हो, ठीक है, a प्लस कॉस इनवर्स a, अगर ऐसा वैल्यू कुछ भी हो जहां पर a की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ये π/2 की इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ दोनों नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ नंबर a है तो यहाँ भी नंबर a होना चाहिए, अगर दोनों सेम है और 1 से छोटा है तो वैल्यू कितनी होती है, π/2 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ लिख सकते हो कि कॉस ब्रैकेट में जो टर्म है उस पूरे वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस पूरे की वैल्यू 1 π/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1/2 की वैल्यू, और कॉस 1/2 के लिए कितनी होती है जीरो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना आ गया जीरो, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 9 आते हैं, पूछ रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 के लिए कितनी होगी। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा बताओ कॉस इनवर्स कॉस
7 पाई/6 की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा चेक करते हैं ये वैल्यू लाई कहाँ कर रहा है। 7 पाई/6 चेक करते हैं। तो 7 इंटू पाई की वैल्यू होती है 180/6, ये हो गया 30, ये हो गया 210 डिग्री। ठीक, अब देखो इसको और क्या लिख सकते हो, तो हमसे 7 पाई/6 की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो थोड़ा सा बात है, यहाँ से और क्या लिख सकते हो आप, कॉस को इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, ठीक, इसको लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/6, ठीक, इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, इसकी वैल्यू भी 7 पाई/6 के इक्वल आएगी, ठीक, अगर इसका सॉल्व करोगे तो ये 7 पाई/6 के इक्वल आना चाहिए। और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो कॉस 2 पाई माइनस 5/6 के लिए कितनी हो जाएगी, ओनली कॉस 5 पाई/6, ठीक, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 5 पाई/6, ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कितना, 5 × पाई/6। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो यहाँ देखो हमें जो वैल्यू गिवन है वो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू पूछी है। अब थोड़ा यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसको लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस, अब देखो यहाँ माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 है। अब इसको अगर पता होगा इसको कैसे लिखते हैं, इस चीज को हम लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है, ये मैंने क्या किया है, कॉट इनवर्स माइनस कोई वैल्यू होती है तो उसको जो हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो पाई माइनस होता है, ठीक, तो यहाँ से वैल्यू को रखते हैं दो जगह इसको लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई/3, tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स, और √3 किसके लिए होती है, कॉट में ये होती है कॉट पाई/6 की वैल्यू, यहाँ से हो जाएगा ये पाई/3 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/6। अब क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा पाई/3 माइनस 5 पाई/6, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 पाई/6, 3 से कैंसल आउट करो 2 टाइम्स में, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/2, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना ये अच्छा क्वेश्चन है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब आते क्वेश्चन में 11 कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू AIG M इंटू एन ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अब कह रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर कब होता है, जब उसका लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होता है, नॉर्मली हम बात करें ज्योमेट्री में तो, और बात करोगे अगर मैट्रिक्स में, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब उसमें नंबर ऑफ, ये मान लो अगर तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें जो रो है, ठीक है, ऐसे जो रो बने हुए ये कितने हैं, m है, और ये जो कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम कितने हैं, मान लो n है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब m की वैल्यू n की इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी जब दोनों वैल्यू इक्वल होंगे तभी हम उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कह रहा है कि बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमसे कह रहा है ये वर्ग अवयव है, ऐसा कब होगा, जब m और n की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x और y मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। कह रहा है देखो यहाँ पर हमारे दोनों अवयव यानी दोनों जो मैट्रिक्स है उसको इक्वल करना है। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों के हर फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट से
इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से x की कितनी आ जाएगी, -7/3। ठीक, x की वैल्यू हो गई -7/3। अब आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर, अब सिमिलरली ये और क्या होना चाहिए कि हमारा सेकेंड एलिमेंट ये 5 भी y-2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, यहाँ से अगर लिखो तो इसको लिख सकते हैं हम कि 5 इज इक्वल टू y-2। यहाँ से y की कितनी आ जाएगी, 7। सिमिलरली अगर देखो थर्ड एलिमेंट यानी y प्लस 1 की वैल्यू 8 के इक्वल होना चाहिए, यानी y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 7 आएगी। अब लास्ट बच जाता है हमारे पास 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। यहाँ से -3x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू -2/3। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर y की तो ठीक एक वैल्यू मिल रही है, सिंगल वैल्यू, लेकिन x की हमें दो वैल्यू मिल रही है, एक -7/3 और एक मिला हमें -2/3। अब क्या ये यानी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि x और y की वैल्यू, x की दो वैल्यू में मिले? नहीं, क्योंकि यहाँ x का यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए था और y का भी यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए था। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x और y यानी हम कह सकते हैं कि इन वैल्यूज के लिए ये मैट्रिक्स कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है x और y की वैल्यू फाइंड करना। आते क्वेश्चन नंबर 13 में, तो क्वेश्चन 13 कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विच इच एंट्री 0 और 1। कह रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पर कह रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी इसमें कितने रो हैं, रो 1 रो 2 रो 3, यानी इसमें 3 रो हो गए, और कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी 3 क्रॉस 3 का क्या हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। कह रहा है इसके जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, यानी यहाँ जितने एलिमेंट हैं, ये जो 9 एलिमेंट होंगे वो क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, ठीक, कुछ भी हो सकते हैं। तो पूछ रहा बताओ इसमें से कितने पॉसिबल हम बना सकते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, यानी या तो 0 या तो 1 या दोनों का मिक्स करके हम कितने ऐसे मैट्रिक्सेस हम बना सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जब हमें ऐसा चीज पूछा गया है तो इसका सिंपल सा याद रखो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे पूछा जाए, नंबर ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसके एलिमेंट या तो 0 हो या तो 1 हो, तो इसकी वैल्यू होती है 2 टू द पावर m इंटू n। ठीक, m क्या होता है, नंबर ऑफ रो, वो कितने हैं 3, n हो गया नंबर ऑफ कॉलम, वो हो गया 3, एक 2 टू द पावर 9, और 2 टू द पावर 9 कितना होता है, ये होता है 512, यानी 512 हम ऐसे सेट्स बना सकते हैं, या फिर सॉरी हम 512 ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है इफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी क्या है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। तो कह रहा है देखो ए और बी कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा और बी का ट्रांसपोज भी क्या होगा, बी के इक्वल होगा, क्योंकि ए और बी कैसा एक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, दोनों सममित अवयव हैं इसलिए। तो कह रहा है बताओ ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा। तो अगर चेक करते हैं तो हम ए बी माइनस बी ए का क्या लिख सकते हैं, हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ठीक, ठीक है, इसका लेते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है, क्या होता है, ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज बन जाता है, माइनस ये बन जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ये रिवर्स हो जाता है ऐसे टाइप से। अब कह रहा है कि ए और बी कैसे मैट्रिक्स थे, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स से थे, मतलब ए को क्या सकते थे, ए डैश को हम क्या सकते थे ए और बी डैश को बी, तो बी डैश हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, सिमिलरली ए डैश हो जाएगा ए और बी डैश हो जाएगा बी। अब यहाँ से साइन अगर कॉमन ले, माइनस साइन बाहर, तो क्या बच जाएगा ए बी माइनस बी ए, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए का हमने जो ट्रांसपोज लिया तो क्या इक्वल आ गया, वो
माइनस साइन ऑफ सेम मैट्रिक्स आ गया, ए बी माइनस बी ए, तो किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया? इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, बेसिक मैट्रिक्स का ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स विषम सममित आव्यूह। क्वेश्चन 15 है, कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, उसमें कह रहा है ए इज इक्वल टू कितना है? ए इज इक्वल टू है 2513। तो पूछे बताओ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। जहां नंबर 2 लिखा है, ठीक है, वहां लिखेंगे -1 टू द पावर। ये किस रो किस कॉलम में है? ठीक है, तो पहले यहाँ पर रो कॉलम लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रो 1, ये हो गया हमारा रो 2, ठीक, ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया हमारा कॉलम 2। ठीक, ऊपर क्या लिखते हैं? रो और कॉलम का सम लिखते हैं उसमें, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखो ये रो 1 में है, प्लस यहाँ पर कॉलम भी 1 है। ठीक, और क्या लिखेंगे? इसे लिखते हैं हम 3। ठीक है, 2 के सामने कौन सा टर्म है? 3, तो यहाँ लिख लेंगे इंटू 3। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में फिर वही करेंगे, -1 टू द पावर, ये रो 1 है और कॉलम कितना है? कॉलम नंबर 2 है, और 5 के सामने कौन सा एलिमेंट है? डायगोनली 1, इसलिए लिखेंगे 1। सिमिलरली से करेंगे तो हो जाएगा -1, यहाँ रो हो गया 2, कॉलम नंबर 1, और 1 के डायगोनल ऑपोजिट में कौन सा नंबर है? 5, तो लिख लेंगे इंटू 5। फिर यहाँ लिखेंगे -1 रो नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर भी 2 इंटू 3 के सामने कौन सा एलिमेंट है? 2, तो लिख लेंगे 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। -1 टू द पावर 1 में 2 हो गया, -1 का पावर 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 3, ये बन जाएगा ओनली 3। यहाँ पर -1 टू द पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 हो जाता है हमारा ये 3, तो -1 का पावर क्यूब हो जाएगा -1 और इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा फिर से -1। यहाँ लिखेंगे तो फिर से हो जाएगा हमारा -5। ठीक, सिमिलरली 2 2 हो जाएगा 4, -1 की पावर 4, वो हो जाएगा 1 इंटू 2, हो जाएगा 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 -1 -5 -2। ठीक, कितना आ गया है हमारा? 50 का 15 आ रहा है, 3 -1। और क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ठीक, इसका लेते हैं ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ले लो तब निकल के आता है हमारा एडजॉइंट। इसका ट्रांसपोज लेगा तो क्या बच जाएगा? अभी हो जाएगा 3 -1 -5 2। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, अब देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन है वो मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन के ए इज इक्वल टू। देखो कह रहा है क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स कैसा है, किस ऑर्डर का है? 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी उसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3, और कॉलम भी कितने हैं? 3। और हम भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पूछे बताओ के इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी? ठीक, याद रखना कि जब भी अगर ऑर्डर n क्रॉस n का हो तो के ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? के टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ से मैं, यहाँ पर हमें n की वैल्यू कितनी गिवन है? n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो के ए का अगर हम लेंगे डिटरमिनेंट, ठीक, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा के टू द पावर n, यानी के टू द पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे। आते क्वेश्चन नंबर 17 में, कह रहा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, एक हमें सेट दिया हुआ है। सेट कैसा दिया हुआ है? सेट दिया हुआ हमें ए, एक सेट है, वैल्यू कितनी है? ये है कॉस अल्फा, नीचे है साइन अल्फा, सेकेंड एलिमेंट है साइन अल्फा, और ये है कॉस अल्फा।
पूछे बताओ ए प्लस ए का ट्रांसपोज की वैल्यू अगर आई है तो वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होना चाहिए। तो अगर ये ए है तो ए का पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लो और कॉलम को रो में। ये साइन अल्फा, ये हो गया कॉस अल्फा, ठीक। कह रहा है इनका सम किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, यानी ए प्लस ए डैश ये वाली किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ए प्लस ए डैश को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 कॉस अल्फा, ठीक है, दोनों को मैंने ऐड किया ना, इसको ऐड कर लो तो हो गया 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा ऐड करोगे तो हो जाएगा 0, ठीक। सिमिलरली साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा को ऐड करोगे तो हो जाएगा 0 और कॉस अल्फा और कॉस अल्फा को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ठीक। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स बस 1 होते हैं और बाकी सारी वैल्यू 0। यहाँ से इक्वेट कर लो, ठीक है, कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के, 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। और कॉस अल्फा के लिए 1/2 है तो अल्फा कितना होना चाहिए, यानी कॉस अल्फा को सकते हैं 1/2 कब होता है, कॉस किस वैल्यू के लिए 1/2 आती है वैल्यू, किस एंगल के लिए, तो ये आता है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या रखते हैं π/3। जिससे हम पहले लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या अल्फा की वैल्यू π/3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी, अल्फा की वैल्यू π/3 होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है अल्फा गामा, ठीक है, ये बीटा है, ये माइनस अल्फा है। तो पूछे बताओ अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है, इसका इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो पूछा बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या करते हैं, पहले इसका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, कैसे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर से अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक, इज इक्वल टू क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 1 0 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से पहले हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक, सेकेंड एलिमेंट आता है तो हो जाएगा फिर अल्फा बीटा और हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा, ठीक। कैसे किया सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा को बीटा से, इस बीटा को माइनस अल्फा से। अब आते थर्ड एलिमेंट पे, ठीक है, अब आके आप सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हो, तो हो जाएगा हमारा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर हो जाएगा हमारा बीटा गामा और प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आएगा और ये इक्वल होगा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब अगर इसके इक्वल है तो कौन सा टर्म इक्वेट होना चाहिए, ये फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, क्या है, यहाँ से इक्वेट कर दे किसी एक को, यहाँ से क्या जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ से हम और क्या सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19 है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, ये अच्छा आपका प्रॉपर्टीज क्वेश्चन है ना, इसको आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते हो बैठ के, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कह रहा है ए मैट्रिक्स ए क्या है, वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो मान लो एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, ठीक, तो अगर ये सिमेट्रिक है, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक, तो ये एक इक्वल में आएगा। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फिर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता दे रहे हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इन सारे वर्ड को आप हिंदी में देख लेना, जैसे इसको हम
इस टाइप के समूह को हम कहते हैं सममित और विषम सममित। ठीक, तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो वो -1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, कह रहा है ये दोनों इक्वल आपस में, यानी कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के भी इक्वल होगा और -1 के भी इक्वल होगा। ठीक, अब बताओ ऐसा मैट्रिक्स है तो बताओ ऐसा कैसा मैट्रिक्स होगा। तो याद रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो ऐसा पॉसिबल एक कंडीशन में होता है, सिर्फ एक कंडीशन में। ठीक है, याद रखना सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होगा, वो कब होगा, जब ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट कैसा हो, सारे एलिमेंट 0 0 0। ठीक है, वो चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, तो कितने भी रो कितने भी कॉलम क्यों ना हो जाए, सभी का जो एलिमेंट हो कितना होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। इसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और इक्विसिमेट्रिक दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, कह रहा है कि ये दो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो बताओ इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी। तो अगर ये दोनों डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है तो इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल होगी, यानी एक्स को एक्स से करेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 तो हो जाएगा 36 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 36, यानी एक्स स्क्वायर ये तो कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +/6। और यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 21 है, इफ √x प्लस √y इज इक्वल टू √x देन dy/dx की वैल्यू फाइंड करो। अब आते हैं यहाँ पर सिंपल, हमारा चैप्टर शुरू हो गया, हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो √x प्लस √y इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, √1। तो dy/dx निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके एस्पेक्ट में, एक्स के एस्पेक्ट में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं शायद। कैलकुलेट करते हैं, डी ऑफ √x बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा डी ऑफ √y बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ √a बाई डी एक्स। इसको आपको पता होगा डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, √x कितना आता है, √x की वैल्यू आती है 1/2 √x, y को करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 √y इंटू dy/dx। ठीक, और ये तो कांस्टेंट है तो इस पूरे की वैल्यू होगी 0। यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करो तो dy/dx की कितनी आएगी, ठीक है, यानी 1/2 √y की वैल्यू हो जाएगी -1/2 ऑफ √x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगा -√y/√x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 21 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 22 पे आते हैं, कह रहा है बताओ इफ y इज इक्वल टू लॉग बेस 10 इंटू एक्स है, तो बताओ dy/dx की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर बेस हो गया 10, अगर यहाँ पे बेस 10 हो गया है तो इस चीज को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं बेस, इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस ई, डिवाइड बाय लॉग ई 10। ठीक, क्यों, यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लॉग का, इसको लिखते हैं हम लोग लॉग बी बाई लॉग, यहाँ पर बेस क्या होता है दोनों का, ई होता है, सेम होता है एक्सपोनेंशियल। अब ये चीज आ गया, तो अब देखो निकालो dy/dx, तो देखो 1/log x तो ये हो गया कांस्टेंट। ठीक, ई को मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक, तो कांस्टेंट हो गया, बच गया क्या, डी ऑफ लॉग x बाई डी एक्स। ठीक, और डी लॉग ऑफ x बाई डी कितना होता है, वो होता है हमारा 1/x, और log x तो log x 10, log 10 तो पहले था बाहर, तो यहाँ जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 1/x इंटू 1/log 10, और यहाँ से जो हमारा 22 का ऑप्शन हो जाएगा
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ y इक्वल टू x टू द पावर x देन dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो y की वैल्यू कितनी गिवन है, x टू द पावर x। ठीक, अब इसको कैसे करोगे, इसको हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट। तो जब भी अगर हमें x टू द पावर x गिवन है तो दो मेथड करने के, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। या तो काम करते हैं, इसको दो साइड हम ले लेते हैं लॉग, लॉग ऑन बोथ द साइड। ये हो जाएगा लॉग y की वैल्यू हो जाएगी लॉग x टू द पावर x, यहाँ से लिख सकते हैं log y इक्वल टू x इंटू लॉग x। अब करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो इसको करके log y को करके डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया x इंटू लॉग x को करके डिफरेंशिएट तो आ जाएगा 1, और सेकंड फंक्शन को एफ लिख लो लॉग x, प्लस x को एफ लिख लो और log x को करोगे डिफरेंशिएट ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। कैंसिल, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितने आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी y इंटू लॉग एक्स प्लस 1, और y क्या हमने माना था, y क्या है यहाँ पर, y है 8 एक्स टू द पावर x, कितना आ गया 1 एक्स टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिखेगा हमें, ऑप्शन नंबर 23 का डी। क्वेश्चन 24 कह रहा बताओ इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है तो एफ ऑफ जीरो के लिए कितनी होगी। ठीक है, एफ डैश जीरो यानी एफ को पहले करो डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी। ठीक, कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो कहाँ पर, जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। तो एक्स की वैल्यू जीरो करोगे तो फर्स्ट टर्म जीरो और बी का टर्म ऐसे बी बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एफ डैश ऑफ जीरो कितना आ गया, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना आ गया, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी बी। तो यहाँ से 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 25 कह रहा है इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की कितनी होगी। तो देखो y की वैल्यू कितनी है 5 ऑफ cos x माइनस 3 sin x। ठीक, पहले निकालते इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 5 cos x का होता है माइनस sin x और 3 और sin x का हो जाता है cos x। अब निकालते इसका सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो हो जाएगा माइनस 5, तो ऐसा sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा cos x माइनस 3 और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। ठीक, अब देखो मान लो अगर मैंने दोनों में से अगर साइन कॉमन निकालते हैं माइनस साइन बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 ऑफ cos x। यहाँ पर दो हम माइनस माइनस एक साइन माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो एक बचेगा माइनस अंदर। ठीक, ये देगा 3 ऑफ साइन x। अब देखो क्या ये वाली किसके, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x, क्या ये y की इक्वल है, लिख सकते हैं y, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल आती है माइनस वाई के, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा कि बताओ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, देन पूछ रहा बताओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो पहले निकाल लेते हैं, निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी। ठीक, डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो आ जाएगा 280 और यहाँ निकालते हैं डी वाई बाई डी टी, क्योंकि y और x t का फंक्शन है इसलिए ये हो जाएगा 2a। यहाँ से dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, dy बाई डी टी की वैल्यू 2a, dx बाई डी टी की वैल्यू 280, 2a कैंसिल कितना आ गया 1 बाई टी।
हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया बताओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यानी डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट। इसको तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितनी आ गई, 1/t। अच्छा, और t को हम चाहे तो और क्या लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर t को हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू है a t स्क्वायर, तो t के लिए किसकी हो जाएगी, t की वैल्यू, इस t को लिख सकते हैं 1/, t की वैल्यू देखो यहाँ से, यहाँ गया x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अगर चाहे निकालो तो टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स बाई ए, दिस इम्प्लाइज टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स बाई अंडर रूट ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से लिखते हैं तो 1/t की कितनी जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स बाई अंडर रूट ऑफ ए, ठीक। तो 1/t की कितनी होगी, लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि 1/t की वैल्यू है ना। यहाँ से टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स बाई ए, यानी यहाँ से लिख सकते थे कि 1/t की वैल्यू कितनी आती, अंडर रूट ऑफ एक्स बाई ए, यानी यहाँ से कहते सॉरी यहाँ लिखना कि 1/t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक। यहाँ पर हम लिखा हुई चीज, अब इसको करते हैं अंडर रूट ऑफ ए तो बाहर आ गया, ठीक। इसको करना है डिफरेंशिएट अंडर रूट ऑफ एक्स को, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू कितनी इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगा एक्स, एक्स का हो जाएगा हमारा 1/-1/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, ठीक। लिख सकते हैं -1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स टू द पावर 3/2, ठीक। अब एक्स टू द पावर 3/2 सो वो हम क्या लिख सकते हैं टी के टर्म में, देखो लिख सकते हैं -1/2 अंडर रूट ए, तो ऐसे लिख लो एज सच, और एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है। एक्स की वैल्यू है 80 स्क्वायर, ठीक, एक्स की वैल्यू है 80 स्क्वायर, ठीक। तो एक्स टू द पावर 3/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसको चाहो तो आप सॉल्व करो तो हो जाएगा -1/2, टी का हो जाएगा टी क्यू, ठीक। ऊपर था अंडर रूट ए, ठीक, नीचे हो जाएगा ए रूट ए, रूट ए से रूट ए कैंसिल, कितना बच जाएगा -1/2 ए टी क्यू, ठीक है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेट 4 का ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कह सकते हो, थोड़ा सा आपको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा चीजों को। आते क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है वाई इज इक्वल टू, ठीक है, वाई इक्वल टू हमें गिवन है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 - 3x स्क्वायर, ठीक है। तो बताया डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से हमारा जो स्टैंडर्ड एजम्पशन है जो मानते हैं वो क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ वो किसके इक्वल है, वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, वो होता है tan 3 थीटा के इक्वल, ठीक, y की वैल्यू। तो यहाँ से सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 tan थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 3, और थीटा को जो यहाँ से क्या लिखेंगे, थीटा को लिखेंगे tan इनवर्स x। अब करना है इसको डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, वाई आ गया और डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो,
तो हो जाएगा 3, और tan इनवर्स को अगर डिफरेंशिएट ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है कि ये तो फंक्शन है, ठीक है, कौन, ये फंक्शन की वैल्यू kx प्लस 1 है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, और इसी फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 5 हो जा रही है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5, और कह रहा है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी ये परिभाषित है किस पर, 5 पर, ठीक। तो पूछा बताओ कि k की वैल्यू क्या होगी। अगर ये 5 पर डिफाइंड है तो उस फंक्शन की वैल्यू, इस 5 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी किसके, इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू में x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 5, जो हो जाएगा ये k इंटू 5 प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 5 इसके इक्वल, यानी यहाँ सुन सकते हैं कि 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 15 माइनस 5, यहाँ से सकते हैं 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, या 5k इज इक्वल टू 9, और k इक्वल टू 9/5। यानी अगर फंक्शन डिफाइंड है x इक्वल टू 5 पर, तो कुछ नहीं करना है, x में क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो, और दोनों की वैल्यू क्रिएट कर दो, क्योंकि 5 पे कंटिन्यूअस है इसलिए। इस चीज़ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आते क्वेश्चन 29 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ। ये हमारा किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होता है हमारा इलिप्स का, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू 1। क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के एस्पेक्ट में, तो ये तो 1 बाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर को करोगे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 2x प्लस ये हो गया 1/y स्क्वायर, और वाई 1/b स्क्वायर हो गया ये, और वाई स्क्वायर को करोगे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, 1 का डिफरेंशिएट 0, यानी यहाँ सुन सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 2y बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर, ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखो ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, 29 का, 29 का हमें जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आते क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30 कह रहा है कि सपोज y इज इक्वल टू है cos sin x, तो पूछे बताओ डी वाई बाई डी एक्स के लिए किसके इक्वल होगी, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब देखो यहाँ पर जो cos वो किसका फंक्शन है, वो sin x का फंक्शन है, तो हम इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे वो भी हम sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, ठीक, लेकिन हमें करना किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में, क्या करेंगे, इसको बदल सकते हैं बाई फंक्शन ऑफ फंक्शन से, इस चीज कैसे लिख सकते हैं, अब cos x का डिफरेंशिएट करना होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल क्या था, साइन एक्स, ठीक, और साइन एक्स का वो कहते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आ जाता है cos x। अब देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 31 है, कह द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इक्वल टू 5। कह रहा है कि एक सर्कल है ना, सर्कल मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जब 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसमें उसका क्षेत्रफल किस अनुपात से बढ़ रहा होगा। तो मान लो एरिया को हम ए के हैं, तो एरिया इक्वल टू होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है
किसके सापेक्ष में, रेडियस, डी ए बाई डी आर, ये हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर को कर डिफरेंशिएट आर के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2r, तो हो जाएगा पाई इंटू 2, और रेडियस का हमसे पूछा है जब रेडियस हो 5 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी टी के लिए डी ए अपॉन डी आर के लिए कितने आ गए 10 पाई। ठीक, सिंस ये एरिया है यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है तो रेडियस का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, द स्लोप ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एट द पॉइंट 1 1, यानी पॉइंट 1 1 पर बताओ इस कर्व का स्लोप क्या होगा। तो हमें दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको निकालेंगे, इसका हमें स्लोप निकालना है, दैट मीन्स हमें एम फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें डी वाई बाई टी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स रेस्पेक्ट में 1, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2y। ठीक, हमसे किस पॉइंट पर पूछा गया है 1,1 पर, यानी जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की कितनी हो जाएगी 1 बाई 2, और y के लिए क्या पुट करेंगे 1, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1 बाई 2, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33, कह रहा है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15 इज। अब देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, हमें आर एक्स दिया हुआ है, ये दिया 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, कह रहा है एक्स क्या है यहाँ पर यूनिट है ना, कह रहा है कि जो आर एस दिया वो दिया हमारा कुल आय कितना है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितना यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी कितना प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कितनी इकाई बेच रहे हैं प्रोडक्ट की। वो कैसे डिपेंड कर रहा है कि अगर जो भी हमारा सामान की इकाई मतलब एक्स यूनिट है, ठीक है, एक्स इकाई है, तो रिवेन्यू किस पे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, वो होगा 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो कहता बताओ इसकी मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी, इसकी सीमांत आय कितनी होगी जब x की वैल्यू 15 होगी। तो कह रहा बताओ जब हम 15 इकाई अगर हम बेचते होंगे प्रोडक्ट का 15 इकाई, तो उसमें बताओ उसकी मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी। ठीक है, हमने क्या पूछा है, हमसे उसकी सीमांत आय पूछा है, ठीक है, सीमांत आय। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसके लिए हम करेंगे कि पहले हम निकालेंगे रिवेन्यू, ठीक है, बाय एक्स के रिस्पेक्ट में, जो होता है इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, डी आर अपॉन डी एक्स को हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ये हो जाएगा 6x प्लस 36, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कब पूछा गया जब एक्स की वैल्यू कितनी है 15 है, तो पुट करते हैं, हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 36, हो जाएगा हमारा 90 प्लस 36, हो जाएगा हमारा 126। इसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे इसे हम कहते हैं सीमांत आय, ठीक है, सीमांत आय निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसलिए यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते क्वेश्चन 34 में, कह रहा है द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इज डिक्रीजिंग, ये कब डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, तो y इक्वल टू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू टू द पावर एक्स, इसका निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y डैश, ये हो जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ई टू द पावर एक्स को कैसे डिफरेंशिएट होता है ई टू द पावर एक्स, यानी y डैश हो जाएगा यहाँ पर इसको कर लेते हैं ई टू द पावर एक्स कॉमन बाहर, बच गया क्या 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है,
ये तरफ से पॉजिटिव है। अच्छा, एक्स स्क्वायर भी क्या होता है, ऑलवेज, ये क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यानी अब डिपेंड करेगा कि ग्राफ कब डिक्रीज कर रहा है और कब इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो क्या करते हैं, पहले इस पूरे टर्म को हम जीरो सेपरेट करते हैं, यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x की वैल्यू जीरो और माइनस टू दो वैल्यू आ गई। यानी ये पूरा ग्राफ है, ठीक है, पूरा ग्राफ किसके साथ डिवाइड होगा, इस पूरे रियल नंबर लाइन को अगर हम डिवाइड करें, जैसे माइनस इन्फिनिटी, जो है इन्फिनिटी, अब ये माइनस टू और जीरो के बीच में ये डिवाइड करेगा लाइन। अब देखना है ग्राफ कब डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ जब डिक्रीज करेगा, चेक करते हैं, तो वाई डैश की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर एक्स इंटू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अभी मैंने बताया कि ई टू पावर एक्स पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अब देखो अगर टू एक्स पे डिपेंड करेगा, तो माइनस टू के पहले एक वैल्यू लेते हैं हम थ्री। अगर हम ले वैल्यू माइनस थ्री, माइनस थ्री कौन सा वैल्यू होगा, माइनस टू के पीछे वाला पॉइंट, माइनस थ्री। तो वाई डैश की कितनी हो जाएगी, वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर माइनस थ्री, यानी माइनस थ्री पे हो जाएगा माइनस सिक्स, और इस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन। कितना आ गया, ये आ गया थ्री इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री। ई टू द पावर माइनस थ्री हमेशा पॉजिटिव है, थ्री पॉजिटिव, यानी नंबर कैसा आ गया, ये नंबर आ गया पॉजिटिव। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू तक में ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू तक ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है। अब चेक करते हैं माइनस टू और जीरो के बीच में, तो माइनस टू और जीरो के बीच में पॉइंट लेते हैं माइनस वन। तो अगर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं अगर माइनस वन, तो वाई डैश कितना हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वन, ये हो जाएगा टू इंटू माइनस वन करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू, प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन। वैल्यू कितने आ गए, माइनस वन टू द पावर ई टू द पावर माइनस, ई टू द पावर माइनस वन फिर से करें, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नंबर कैसा हो जाएगा, नंबर आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस वन। ये नंबर आ गया हमारा कैसा नंबर, ये नंबर आ गया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स की माइनस टू और जीरो के बीच में ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो हमें तो डिक्रीजिंग तो मिल गया, कहाँ से कहाँ तक, माइनस टू से लेकर जीरो तक, यानी ऑप्शन तो हमें मिल गया है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग। एक लास्ट कंसेप्ट समझने के लिए चेक कर लेते हैं कि जीरो से इन्फिनिटी के बीच ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। ठीक है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर ले लेते हैं वन। ठीक, तो जब अगर एक्स की वैल्यू वन होगी, तो वाई डैश के लिए कितनी हो जाएगी, ई टू द पावर वन इंटू वन लेंगे तो ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा वन। कितना आ गया, थ्री ई। नंबर कैसा है, पॉजिटिव, यानी ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। यानी इस पॉइंट में इसकी ग्राफ क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो ग्राफ डिक्रीज कब कर रहा था, ग्राफ डिक्रीज कर रहा था माइनस टू और जीरो के बीच में। ठीक है, इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। तो देखो मैं क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। पूछे बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक, मान लो इसका स्लोप m1 है, इस जो कर्व का स्लोप m1 है, तो m1 क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस थ्री कॉस एक्स। ठीक, हमें स्लोप कहाँ पूछा गया, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर m1 में कितनी हो जाएगी, एक्स की जगह जीरो पुट करो तो फोर इंटू जीरो जीरो, और थ्री कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, m1 में कितनी आ गई, थ्री। ठीक, लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, यानी लंब का जो प्रवणता है, हिंदी में है, वो m2 है। ठीक, तुम्हें पता है कि मान लो अगर ये एक मान लो ग्राफ है, ये हो गया स्लोप,
ठीक, इसका स्लोप है m1 और इसके इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है इसका स्लोप हो गया m2। हमें पता है कि m1 इंटू m2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। m1 की वैल्यू हो गई 3, m2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, m2 की वैल्यू हो जाएगी -1/3। यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना गया, -1/3। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है बताओ इफ y इक्वल टू x प्लस 1 टेंजेंट है किस पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर, तो बताओ वो पॉइंट कौन सा होगा। ठीक, अगर ये एक नॉर्मल है या ये इस पॉइंट पर अगर ये टेंजेंट है तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट का स्लोप निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इसका स्लोप निकालते हैं तो हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। यानी यहाँ से dy बाई डी एक्स कितनी आ गई, dy बाई डी एक्स के लिए हो जाएगी 4/2y। कैंसल आउट करो तो आ गया 2y। अब दोनों अगर एक टेंजेंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, यानी यहाँ से कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2/y, तो y के लिए कितनी आ गई 2। नहीं, जब y के लिए 2 होगी उसमें दोनों का क्या होगा, स्लोप सेम हो जाएगा। उसमें अगर y के लिए 2 है तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से यहाँ से x की कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, यानी x की वैल्यू होगी 1 और y की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 37 है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंदी। वैसे एग्जाम में ऐसे वैल्यू आना थोड़ा कम पॉसिबल है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ दस एक्स। एफ दस एक्स कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर टर्म क्या करेंगे, ऊपर टर्म का करेंगे डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा ये 0 माइनस 1 प्लस 2x। सेकेंड टर्म तो ऐसे उतर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो का साइन माइनस। फर्स्ट टर्म को लिख लो एज सच 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म को अगर डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2x। ठीक, इसको इक्वेट करना है हमें 0 से, तो सॉल्व करते पहले ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। ठीक, फिर हो जाएगा ये -1 माइनस 2x, फिर हो जाएगा प्लस x, हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, फिर कर हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x क्यूब इज इक्वल टू हम करेंगे 0 के इक्वेट से, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, यानी इसका स्लोप 0 होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए। अब यहाँ से वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो देखो प्लस 2x माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डाटा को अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। माइनस टू एक्स क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक, बच जाएगा क्या हमारे पास टर्म, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट, बच गया क्या हमारे पास, बच गया हमारे पास -2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, ये 0 के इक्वल है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि
एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 और एक्स की दो वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज एक्स की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, दो वैल्यू। अब ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी या तो 1 या तो माइनस 1। अब एक पॉइंट पर इसका मिनिमम लाई कर रहा होगा और एक पॉइंट पर इसका मैक्सिमम लाई कर रहा होगा। वो क्या करना है, वो आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैसे, क्योंकि आपका एफ डैश एक्स कितना आ गया था, एफ डैश एक्स आया था, वो आया था -2 प्लस 2x² और नीचे का टर्म क्या था, नीचे का टर्म था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इसका आपको निकालना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। ठीक, डबल डेरिवेटिव निकालने का तरीका थोड़ा लेंदी है, आप चाहो तो इसको एग्जाम में भी करना पड़ेगा इसे। ये हो जाएगा पावर 4, क्योंकि नीचे का टर्म का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर था, एक और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पावर 4। ऊपर करेंगे तो ऊपर टर्म आ जाएगा हमारा 4x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर माइनस, ठीक है, इस टर्म का अगर आप चाहे सॉल्व कर लेना, हो जाएगा -2 प्लस 2x² इंटू, ठीक है, इंटू के बाद ऊपर में टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर में टर्म हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x। ठीक, इसकी वैल्यू को देखना, तो जब इसकी वैल्यू आप एफ डबल डेफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 रखोगे तो ये वैल्यू आएगा हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मतलब हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। कब मिला मिनिमा, व्हेन एक्स वैल्यू कितनी थी, 1 थी, यानी एक्स इक्वल टू 1 पे हमें मिलेगा मिनिमा। और उसमें मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसमें निकालेंगे मिनिमम वैल्यू f1 की वैल्यू। तो क्या करना है, बस 1 पुट कर लो, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, जो हो जाएगा नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, कैंसल हो जाएगा, बच जाएगा 1/3। ठीक है, इसलिए जो 37 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन में डी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी इस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करना, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आते क्वेश्चन 38 में, 38 कह रहा है इफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। ठीक है, एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। ठीक है, कह रहा है ये टेंजेंट है किस पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर। ठीक, ये समझ लो ऐसा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये क्लास 11 हमने पढ़ा होगा पैराबोला। ठीक है, इसमें हमने ऐसा पढ़ा होगा ग्राफ। कह रहा है इस पे टेंजेंट कौन सा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 का अगर आप एग्जैक्टली ग्राफ मुझसे पूछोगे तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, इस पॉइंट को टच करता हो जाएगा, यानी इस पॉइंट को ये एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये टच करता हो जाएगा। तो कह रहे बताओ अगर ये इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप सेम है तो वो क्या बताओ एम का मान क्या होगा, स्लोप कितनी होगी। तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट पर। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन का हम स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप तो एम है, हमें साफ साफ दिख रहा है इसका स्लोप एम है। दूसरे वाले का स्लोप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यही तो स्लोप है, तो यहाँ से एम की वैल्यू हो जाएगी 4/2y। ठीक, यह वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू हो गई 2/y। ठीक, अब देखो ये m और ये m दोनों इक्वल है आपस में, दोनों में अगर इक्वल है तो यहाँ m की कितनी आ गई, यहाँ m की वैल्यू किसकी इक्वल आई है, 2/y की इक्वल आ गया। तो यानी m की जगह हम 2y पुट कर सकते हैं किसमें, फर्स्ट वाली क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वाले केस में हम पुट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं हम 2/y इक्वल टू, y की जगह पुट करना है, यहाँ से लिखते हैं y इक्वल टू 2/m। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं y की जगह 2/m इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। ठीक, और और कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कि y इसका इक्वल टू क्या है, 4x भी है। ठीक,
अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो वाई स्क्वायर कह सकते हैं हम, वाई स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ से 4 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से x की कितनी आ गई 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक, इसको भी यहाँ पुट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई एम इज इक्वल टू एम इंटू 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। एक एम से एक एम कैंसिल, कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2 बाई एम प्लस 1 बाई एम इज इक्वल टू 1। इसी पहले सकते हैं, ठीक है, इक्वल है, इक्वल इक्वल टू 1 बाई एम प्लस 1। यहाँ सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 बाई एम की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल, दिस इंप्लाइज एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, कितना आ गया, एम की वैल्यू 1, यानी जब एम की वैल्यू 1 होगी उसमें ये लाइन है वो दूसरे कर्व पे क्या होगा, हमेशा टेंजेंट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज बीइंग फिल्ड विथ वीट। नहीं, एक सिलिंड्रिकल, एक बेलनाकार हमारा एक टंकी है जिसमें गेहूं भरा जा रहा है। ठीक है, किस रेट से गेहूं भरा जा रहा है, 314 मीटर क्यूब पर आवर, इस स्पीड से हम भर रहे हैं। तो क्या कहता है, द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो पूछा बताओ उसका डेप्थ किस रेट से बढ़ेगा। ठीक है, टैंक का रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर फिक्स है। ठीक, तो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी बेलनाकार टंकी का, वॉल्यूम होता है V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पूछा बताओ उसका जो वॉल्यूम वो टाइम के साथ, ठीक, किसे डिपेंड कर रहा है, तो कह रहा है कि उसका रेडियस तो फिक्स है, तो पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया क्योंकि ये रेडियस का कांस्टेंट है। कौन चेंज, जैसे जैसे हम गेहूं भरेंगे तो क्या हाइट, कौन सी चीज बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। गेहूं का किसी आप बेलनाकार टंकी में अगर आप गेहूं भरोगे तो क्या बढ़ेगा, गेहूं की जो हाइट है वो टंकी में बढ़ती जाएगी, तो ये हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी। ये जो डीवी अपॉन डी टी इसके लिए कितनी गिवन है 314 मीटर क्यूब पर आवर, यानी ये हो गया 314। पाई के लिए लिख लो 3.14 और आर के लिए कितनी है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे इंटू डी एच अपॉन डी टी, ये हाइट बढ़ रहा ना टाइम। तो यहाँ से सकते हैं डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू लिख सकते हैं 314 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 100। ठीक, पॉइंट ये 2 जीरो गया, नीचे भी 314 ऊपर भी 314, कितना बच गया ओनली 1, यानी इसकी हाइट किस रेट से बढ़ेगी 1 मीटर पर आवर की स्पीड से इसकी हाइट बढ़ेगी। और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ये बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इन ऑन इन्फ्लेशन, यानी कि हमारा एक गुब्बारा है जिसमें हम हवा भर रहे हैं, तो क्या जब भी हम उसमें हवा भरेंगे तो उसका शेप हमेशा कैसा होगा, गोले का ही शेप रहेगा, यानी उसका शेप चेंज नहीं करेगा। कभी पहले छोटा गोला होगा, हवा भरने चलाएंगे तो गोले का साइज बड़ा होता चला जाएगा, गोले का यानी गुब्बारे का। तो कह रहा है बताओ उसमें हम हवा किस रेट से भर रहे हैं, कह रहा है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब हर सेकेंड हम भर रहे हैं गैस। तो बताओ कह रहा है कि उसके त्रिज्या में कितना कितना परिवर्तन होगा जब उसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। तो देखो गुब्बारा है, गोला है, तो गोले का आई थिंक का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का रेडियस होता है। कह रहा है कि गोले को किस रेट से भर रहा है पर सेकेंड, डीवी अपॉन डी टी टाइम पे कैसे चेंज हो रहा वॉल्यूम, तो हो जाएगा 4/3 पाई ये जगह ये आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, ठीक है, आंसर कितना बच गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। और ये जो हमारा डीवी अपॉन डी टी, यानी वॉल्यूम किस रेट से चेंज कर रहा है, यानी वॉल्यूम किस रेट से गैस भर रहे हैं, गैस जो भर रहे हैं वो लिखे हैं कितना 900 सेंटीमीटर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये तो गिवन हमें 900 इक्वल टू 4 इंटू पाई, रेडियस में कितना पूछा गया जब 15 सेंटीमीटर,
करेंगे 15 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये चीज में कैलकुलेट करेंगे। गुब्बारे के त्रिज्या में परिवर्तन क्या करते हैं, सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से डी आर अपॉन वैल्यू हो जाएगी 900 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर तो 15 देखो 15 से टाइम्स में ये हो जाएगा 4 टाइम्स में कैंसिल और 4 से कैंसिल कितना ओनली 1/5 सेंटीमीटर, यानी जो गुब्बारे के त्रिज्या में परिवर्तन हो जाए वो 1/5 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। ये तो हमारा आज मैथमेटिक्स झारखंड बोर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 12 का सेट 4 का डिटेल्स है। ओके, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको बता रहा हूँ बार बार कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे चैनल जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से इसके पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ में भी डिटेल सोल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियो को पसंद आया तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो कल हम कल तक हम आपको कर देंगे मैथमेटिक्स का लास्ट सेट 5।